तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीट 2022 के MCQ सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मेरे को समझ में जो आता है वो ये है कि जितने ज़्यादा इटरेशंस होंगे, जितने ज़्यादा आप स्ट्रगल करोगे क्वेश्चन के साथ, उतना ही पार्ट ए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, लेकिन अगर आप सिर्फ बैठ के क्वेश्चन देखोगे आने वाले कुछ मिनट्स में तो उससे कुछ होगा नहीं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखता है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन, जो कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो सकता है। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शोन इन द बॉक्स आर द ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट, विच ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑर्थोग्राफिक व्यू का मतलब हुआ विदाउट पर्सपेक्टिव, जिसमें पर्सपेक्टिव नहीं होते। पैरेलल लाइंस का यूज किया जाता है टू शोकेस कि उसके व्यूज क्या होंगे। जनरली ऑर्थोग्राफिक व्यूज में मल्टीपल व्यूज होते हैं। इसी तरह एक और होता है जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक, इफ यू हर्ड। क्या आप बता सकते हो मेरे को आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है कमेंट सेक्शन में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर फ्रंट व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो फ्रंट व्यू यानी कि दिस वन। तो ए का फ्रंट व्यू हो सकता है यहाँ से, बी का हो सकता है यहाँ से भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है, मुझे नहीं पता फ्रंट व्यू क्या हो सकता है, लेकिन हम ले सकते हैं ये जो हमें क्लियरली दिख रहा है। सी का फ्रंट व्यू कैन बी दिस और डी का फ्रंट व्यू कैन बी दिस। बेस्ड ऑन दिस, जो हमारे को फ्रंट व्यू का दिया हुआ है, हमें डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखें, सबसे पहले आप फ्रंट व्यू में देखिए कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है इसमें ये कनेक्टेड नहीं है। दिख रहा है आपको, ये लाइन कनेक्टेड नहीं है, दिस लाइन इज नॉट कनेक्टेड। बट इफ यू सी इन ऑप्शन नंबर ए, ये पूरा एक प्लेन सरफेस है। कैन यू सी दिस? दिस होल इज वन प्लेन सरफेस, विच इज नॉट द केस इन द एक्चुअल इमेज। सेम, तो इसका मतलब ए गलत हो गया। सी के केस में क्या है, ये देखिए सी भी प्लेन सरफेस है, विच इज नॉट पॉसिबल। सी में तो नीचे भी प्लेन सरफेस है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि फ्रंट व्यू में हमारे को नहीं दिख रहा है। तो सी भी इनकरेक्ट हो गया, ए भी इनकरेक्ट हो गया, और बी में भी हमारे को ऐसा एक प्लेन सरफेस दिख रहा है, जो कि बी भी इनकरेक्ट होना चाहिए और डी आंसर होना चाहिए। बहुत ईजी है, डायरेक्टली आंसर आ गया। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी देखने चाहिए क्वेश्चन की। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो शेप बन रही है वो कैसे बन रही है। तो ये वाली जो शेप है वो बन रही है ऐसे। इफ यू कैन सी इन द डी, ये वाले सेक्शन में, ये देखो, ये पीछे है पूरा एक, जो ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल जो शेप है वो पीछे की तरफ है। और जो आगे की तरफ, अगर हम फ्रंट व्यू से साइड व्यू में जाएं, तो हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक प्रोजेक्शन सा बन रहा है, ये वाला। कैन यू सी दिस बिल्डिंग? दिस इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द डी सेक्शन। आप समझ रहे हो? क्या ये बी में हो सकता था? बी में भी हो सकता था, लेकिन बी हमने इस वजह से एलिमिनेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन बन रहा है, कंटिन्यूस सरफेस बन रहा है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। वैसे यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसलिए डी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है सीड में ही, हम इसको देखेंगे कितनी बार, लेकिन अभी हम पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन सेज, अ वॉश बेसिन इज टू बी इंस्टॉल्ड इन अ कॉलेज कैंटीन इन इंडिया। कॉलेज कैंटीन इन इंडिया, विच ऑफ द ऑप्शंस कैन हेल्प डिराइव द एप्रोप्रिएट हाइट ऑफ द वॉश बेसिन। तो वॉश बेसिन की हाइट कितनी होनी चाहिए? जनरली हम जब भी ऐसे कोई भी चीज़, हम हाइट वाइट की बात कर रहे होते हैं, वॉश बेसिन, किचन कैबिनेट, किसी भी चीज़ की हाइट की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम ये देखते हुए चलते हैं कि जो शॉर्टेस्ट लोग जो हैं, जिनकी हाइट थोड़ी कम है, दे शुड बी एबल टू यूज इट। क्योंकि जो लंबे लोग हैं वो तो यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा झुक करके, लेकिन जो शॉर्ट लोग हैं वो तो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, जो कॉमन सेंस ये बोलता है। नाउ लुक एट द ऑप्शंस, क्या बोल रहे हैं कि एवरेज हाइट ऑफ द एडल्ट इंडियन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। सबका एवरेज ले लो। अब सबका एवरेज लेने में ले भी सकते हैं, सबका एवरेज लेने में एक नुकसान भी है कि अगर एवरेज हाइट जो है वो सबकी लंबी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट ज़्यादा है इंडिया में लेट्स से, तो जो शॉर्ट हाइट वाले लोग हैं वो, उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम सिर्फ सबका एवरेज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पहले आपको पता है इंडिया इतनी माइग्रेट और डाइवर्स कंट्री है कि इतना आसानी से हम सिर्फ एवरेज लेके कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता होगा एक फिट साइज बन रहा है इंडिया का, जो कि आज तक नहीं बन पाया। हर कंट्री का एक फिट साइज है, जैसे आपने देखा होगा यूएस, यूके, आप जब भी कोई कपड़े खरीदते हो, लेकिन इंडिया का कोई फिट साइज नहीं है। बहुत सालों से रिसर्च करने के बाद फिट साइज इंडिया का बना है, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी डाइवर्स है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट, टॉल और ऐसे ऐसे अलग डाइवर्सिटी के लोग मिलते हैं। बी ऑप्शन बोलता है एवरेज हाइट ऑफ द टॉलेस्ट। अगर हम टॉलेस्ट की एवरेज हाइट ले लेंगे तो हमारा कैबिनेट का हाइट तो हमेशा बहुत ज़्यादा ही आएगा। जो भी हम बनाना चाहते हैं वॉश बेसिन, उसका हाइट हमेशा बहुत ज़्यादा आएगा। अगर हम टॉलेस्ट 50% का ले लेंगे एवरेज, तो एवरेज आप समझ रहे हो ना, जनरली मीन होता है किसी भी उसका। जितने ज़्यादा हम जिस तरफ रखते जाएंगे, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा बन जाएगी, मीन उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेस होता जाएगा, उतना ही उस तरफ स्क्यूड हो जाएगा हमारा मीन। तो इसलिए हम टॉलेस्ट का नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें शॉर्टेस्ट लेना चाहिए टू इंस्टॉल दी वॉश बेसिन। अब लिखा है एवरेज हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट 5% एडल्ट फीमेल और शॉर्टेस्ट एडल्ट मेल। अब इसमें से हम कौन सा लेंगे ये हमें सोचना होगा। यहाँ पे
मतलब अगर मैं सॉल्व कर रहा था इस क्वेश्चन को तो मैं थोड़ा सा स्टीरियोटाइप होकर के 5% फीमेल की ले लेता, मतलब कि कुछ कर नहीं सकते, जनरली फीमेल की हाइट जो है वो मेन से कम होती है. सो इफ वी कंसिडर शॉर्टेस्ट इंडियन फीमेल पॉपुलेशन, तो एक्चुअली हम लोग बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए वॉश बेसिन बना देंगे जो कि आराम से यूज़ कर पाएंगे, जिनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है. सो इन माई व्यू द आंसर शुड बी सी. अगर आपको लगता है कि इसके सिवा कोई और आंसर होना चाहिए या आपको लगता है कि ये एक लॉजिक हो सकता है इस आंसर का, सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन बताइए, जिससे कि हम लोग इस क्वेश्चन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें. ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही 100% सही है. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द क्वेश्चन, सो लेट्स कीप इट ओपन. अच्छा, अब ये क्वेश्चन सीट 2022 का है, लेकिन अगर आप देखोगे सीट 2018 में सेम लॉजिक पे क्वेश्चन बनाता है. इसका मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. यहाँ पे इस बार बोला जा रहा है कि अ किचन प्लेटफॉर्म इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन एन इंडियन होम, विच ऑफ द ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म. अ किचन प्लेटफॉर्म अगेन, तो जब भी हम ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कैबिनेट प्लेटफॉर्म, वॉश बेसिन, डोर का लैच, वॉट एवर, सो दैट शुड बी बेस्ड ऑन दी जो कि शॉर्ट हाइट वाले लोग हैं उनको भी उनका एवरेज भी लेकर के, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट हाइट को नहीं लेकर के, बट उनका एवरेज लेकर के भी हमें काउंट करना होगा. सो यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ द टॉलेस्ट 5%. अगर टॉलेस्ट 5% ले लोगे तो आपका किचन प्लेटफॉर्म बहुत ही ऊंचा बन जाएगा, लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे. हाइट ऑफ द टॉलेस्ट 5% एडल्ट, फीमेल, मेल, कुछ भी करते हो, टॉलेस्ट तो हमें लेना ही नहीं है, और इसमें सारे ही टॉलेस्ट हैं, तो हमारा उसकी वजह से आंसर नहीं आएगा. तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक डी ही ऑप्शन बचता है. तो मेरे हिसाब से डी शुड बी आंसर फॉर दिस. सीट 2018 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं सीट 2019 का, अगेन सेम क्वेश्चन. Imagine the possibility, question says, imagine the possibility of an emergency evacuation scenario in a domestic household in India. The height at which the latch of the exit door should be installed. Latch of the exit door should be installed such that it disallow the opening of the door accidentally by children. बच्चे ना खोल सकें. Which options will determine the height of the latch? हमें डोर का लैच की हाइट डिसाइड करनी है, इमरजेंसी एग्जिट डोर का. एंड अज्यूम दैट द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड जो है वो लोएस्ट एडल्ट जो है, शॉर्टेस्ट एडल्ट जो है उससे भी ज़्यादा है, कम है. सो अज्यूम दैट द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड जो है दैट इज, अज्यूम दैट दी, फिर से करते हैं यार ये क्वेश्चन, मैं कर रहा हूँ यहीं से, फिर से करते हैं क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन आया हुआ है फिर से 2019 में, सेम क्वेश्चन आया हुआ है फिर से 2019 में. आई विल नॉट रीड द होल क्वेश्चन, यू कैन रीड द क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन. तो हमें एक डोर का लैच बताना है कि उसकी हाइट क्या रहेगी, और हमारे को ये भी पता है कि एक्सीडेंटली बच्चे उसको ना खोल पाए, ये हमें ध्यान में रखना है. और हमें ये भी पता हुआ है कि जो टॉलेस्ट चाइल्ड जो है घर में, वो जो है शॉर्टेस्ट एडल्ट से उसकी हाइट कम है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है. तो हमें क्या देखना होगा, अगर लैच बनाना है हमें डोर का, तो हमें ध्यान रखना चाहिए सिंपल कि जो शॉर्टेस्ट बंदा है घर में वो उस डोर को खोल पाए. दैट इज व्हाट आई थिंक शुड बी द लॉजिक टू गो फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ ऑप्शन ए सेज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट एडल्ट इन द फैमिली. अगर टॉलेस्ट एडल्ट के हिसाब से आप लैच बना दोगे तो बाकी लोग तो उसको खोल ही नहीं पाएंगे, तो ये गलत हो गया ए. सेकंड सेज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट एडल्ट इन द फैमिली. हाँ, मुझे सही लग रहा है बी ऑप्शन. ऑप्शन सी सेज कि एवरेज हाइट ऑफ द चाइल्ड इन द फैमिली. चाइल्ड से तो खुलवाना ही नहीं, इट इज रिटन ना कि चाइल्ड शुड नॉट बी एबल टू ओपन द डोर, सो सी तो गलत हो गया. द एवरेज हाइट ऑफ द टॉलेस्ट एडल्ट एंड द टॉलेस्ट एडल्ट फीमेल, मेल एंड फीमेल. तो फिर से आप अगर टॉलेस्ट के हिसाब से एवरेज ले लोगे तो जो थोड़े हाइट में कम है वो लोग इसको डोर को नहीं खोल पाएंगे. सो अगेन दिस इज इलॉजिकल. सो बी शुड बी द करेक्ट आंसर इन माई सेंस. सो दीज 3 क्वेश्चन कैन यू सी आस्किंग फॉर द सेम काइंड ऑफ लॉजिक, एंड द लॉजिक इज कि क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है. टू गिव सॉल्यूशन कैन यू आइडेंटिफाई वेयर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम इज. This is what the logic for this question is. Let's take a look at next question. Question number 21, MCQ section. इसमें एक आपको क्यूब अनफोल्ड करके दिया गया है इमेज X में. अब आपको ये देखना है कि हमने जब ऐसे इसको फोल्ड करके जब हमने क्यूब्स बनाए तो उसका एक हमने पैटर्न बनाया है यहाँ पे, उसको हमने उस पैटर्न में उसको रखा है. अब इस पैटर्न के हिसाब से दिस इज द फ्रंट व्यू, ये बैक व्यू यानी कि रियर व्यू से वो क्या क्या दिखेगा आपको ऑप्शन में से देख के बताना है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, नाउ हियर इज अ कैच इन दिस क्वेश्चन कि ये जो X इमेज जो आपको दी हुई है इसमें आप देखो ये नॉर्मल कोई डाइस नहीं है, इसमें 2 बार 1 आ रहे हैं, 2 बार 2 आ रहा है. सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल डाइस. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखोगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे तो लगेगा कि हाँ इसके पीछे ये आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये ध्यान से देखना जरूरी है हर क्वेश्चन में. तो अब हमारे को इन क्वेश्चन में जब भी फोल्ड हो रहा होता है, अगर आप कोई क्यूब को इमेजिन करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जो ये ऑल्टरनेट साइड्स होते हैं ना, जो ऑल्टरनेट ये दिख रहे हैं आपको फ्लैप्स, ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. यानी कि 2 के ऑपोजिट ये 3 होगा, इस वाले 1 के ऑपोजिट ये वाला 2 होगा, और इस 5 के ऑपोजिट हमेशा ये वाला 1 होगा, अगर आप इसको फोल्ड करने की कोशिश करोगे. विद दिस इन माइंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू ऑफ दिस इमेज Y. अच्छा, अगर हम सेंटर से शुरू करें तो सेंटर में अगर 1 है तो 1 के ऑपोजिट क्या क्या हो सकता है. 1 के ऑपोजिट 2 हो सकता है अगर हम इन दोनों को लेंगे.
अदरवाइज 1 के ऑपोजिट 5 हो सकता है, यानी कि 2 और 5 ही 1 के ऑपोजिट हो सकते हैं। तो अगर हम इसको रियर व्यू से देखेंगे तो 3 तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स ए इज इनकरेक्ट, सिंपल। तो जनरली हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो भी हम पार्ट ए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये विजुअल पजल्स हैं तो एग्जैक्ट आंसर निकालना इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि उसमें आपको टाइम भी लग सकता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम कितने ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए हमारा गलत है। अब बी ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे को बी सी डी ऑलमोस्ट मेरे को तो एक जैसा ही लग रहा है, कोई ज्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा, बस यहाँ पर बी में ये वाली चीज अलग हो गई सी और डी से। तो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन। इस पोजीशन को देखने की कोशिश करते हैं। ये पोजीशन एक्चुअली में ये वाला पोजीशन है इमेज वाई में। सो 2 के पीछे क्या आएगा? सो 2 के पीछे एक तरफ से तो 3 आ रहा है अगर मैं इस वाले पोजीशन से देखूं तो, और दूसरी तरफ से 2 के पीछे 1 आ रहा है। तो यानी कि 3 और 1 ही हो सकता है 2 के पीछे, 5 तो कभी हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द सी और डी में से अब कोई एक करेक्ट है, हमें ये पता है। अब सी और डी में मुझे देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सिर्फ इस वाले पोजीशन में डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले पोजीशन में। तो हम इस वाले पोजीशन के लिए हम इस वाले 3 वाले क्यूब को देखेंगे वाई में। तो 3 के पीछे क्या हो सकता है? 3 के पीछे हमेशा ही 2 होगा, इमेज एक्स से हमें ही पता चल रहा है। तो सी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 बना हुआ है 3 के पीछे, दैट इज इनकरेक्ट। सो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है। विजुअल इमेजिनेशन आई वुड से। शोन बिलो आर 2 पार्ट्स ऑफ अ मोल्ड, मोल्ड इज क्लोज्ड। तो ये मोल्ड जो इसमें बनाया गया, लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो यहाँ पे ग्रीन पोर्शन आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो ग्रीन है दैट इज द मोल्ड जो आपको डाला गया है। अब इसका आपको बताना है कि शेप कैसा दिखेगा इफ यू ओपन इट, है ना। तो हमें इसको समझने के लिए बनना है कि हमें इन दोनों क्यूब्स जो भी ब्लॉक्स हैं इनको हमने क्लोज किया है और उसके अंदर फिर हमने मोल्ड डाला है। तो इसको इमेजिन करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा। सो अगर मैं इसको मार्क करूँ, अगर ये पूरा लग जाए तो ये जो पोर्शन है जहाँ मैंने अभी येलो डॉट बनाया, दैट विल बी एक्चुअली दिस पॉइंट इन दी ब्लू मोल्ड। ये वाला जो पॉइंट है दैट इज हियर, है ना। और अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूँ, इफ यू कैन सी दिस लाइन, सो दिस विल बी हियर एंड हियर। आई होप यू कैन इमेजिन कि इसको मैं अगर इसके अंदर फिक्स कर दूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये हमें इमेजिन करना ज़रूरी है। अब हम इसको अगर मोल्ड डालेंगे ऊपर से तो पहले तो ये यहाँ से फिल होगा, फिर ये फिल होगा, आई होप यू कैन इमेजिन, और फिर ये नीचे इधर की तरफ जाएगा, करेक्ट। फिर ये यहाँ पर आएगा ऐसे। अब पॉइंट ये है कि ये वाला जो ब्लू में जो ये वाला होल है, ये कहाँ पे रहेगा? ये यहाँ पे रहेगा या यहाँ पे रहेगा? दिस इज ए और दिस इज बी, कहाँ पे रहेगा? तो इसका आंसर सिंपल है कि ब्लू में अगर आप देखोगे, ये जो लाइन है ब्लू की, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्चुअली दिस लाइन, यहाँ पे तो हो रहा है वो मर्ज, और यहाँ से इसके बीच में गैप है, करेक्ट। तो ये वाला ओपनिंग यहाँ पे हो रहा होता अगर वो ये जो कैविटी हमारी है वो यहाँ पे कहीं खुल रही होती, बट ऐसा नहीं हो रहा है, वो गैप के बाद है। इसका मतलब ये जो होल है दैट विल बी एट दिस पॉइंट, यानी कि यहाँ पर ऐसे आया। एक बार फिर से मैं इसको कलर कर देता हूँ, और इसके बाद ब्लू में मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो ये यहाँ से गया अंदर की तरफ थोड़ा सा, तो ये यहाँ बन गया दिस, देन this thing, so it will go like this. I hope you are getting this. फिर ये थोड़ा सा कर्व है अंदर की तरफ दिख रहा है, तो ये यहाँ पर आएगा और उसके बाद यहाँ से ज्वाइन हो गया। सो दिस इज द शेप दैट यू आर गेटिंग। अब अगर आप ये शेप देखोगे तो ये ए में तो कोई स्टेयर सा बन रहा है, हमारे में नहीं बन रहा, यहाँ पर कोई स्टेयर है ना। बी गलत है क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा हमारे बी में, यहाँ से वो सीधे ऊपर जा रहा है। सो सी ही मेरे को सही लग रहा है, डी तो गलत है क्योंकि डी में तो ये बाहर की तरफ ही आ गया, ये यहीं से हो गया, जबकि ऐसा है नहीं। सो डी इज इनकरेक्ट एंड सी शुड बी द आंसर फॉर दिस। आई होप यू आर गेटिंग दिस। लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देयर आर 3 लीव्स। एक हमारे को लीव गिरते हुए दिखाया हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड द क्वेश्चन। एक लीव गिरते हुए हमें दिखाया हुआ है कि वो उसका गिरने का पोजीशन क्या रहता है जब वो गिरता है। हमें ये दिख रहा है कि इस लीव में कि जब भी ये 50 मीटर पे, हर 50 मीटर पे ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां से गिरना इसने शुरू किया था, और 25 मीटर पे ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, करेक्ट। ये बात हमें पता चल गया ग्रीन वाली लीव को देख करके। अब हमें ब्लू, येलो और रेड का पता लगाना है। हमें दिया हुआ है कि कितने कितने मीटर से इनको गिराया हुआ है। ब्लू को 200 से, रेड को 425 से और येलो को 375 से, करेक्ट। तो अगर मैं ब्लू को बोलूँ 200 तो इसका मतलब क्या हुआ? 50 से मल्टीपल है ये, 50 का मल्टीपल है ये, तो 50 का मल्टीपल है यानी कि व्हाट,
ये घूम करके अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि जो भी 50 का मल्टीपल होगा 50 पे अपने सेम पोजीशन पे आएगा, 100 पे सेम पोजीशन पे आएगा, 200 पे सेम पोजीशन पे आएगा, वो आता ही रहेगा, करेक्ट। तो बी अपने सेम पोजीशन पे आ जाएगा। व्हाट अबाउट रेड? रेड की जो वैल्यू है हम उसको गिरा रहे हैं 425 से, यानी कि 400 प्लस 25। 400 तो मल्टीपल है, तो 400 अगर मीटर से गिराते या सेंटीमीटर से गिराते तब तो वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाता, बट इसमें 25 सेंटीमीटर और है, उसको नीचे और गिराओ वहाँ से वो। तो जब 25 सेंटीमीटर हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब वो 25 सेंटीमीटर पे होता है हवा में, तो एग्जैक्टली अपने इनिशियल पोजीशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब रेड वुड बी अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। रेड वुड बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड व्हाट अबाउट येलो? तो येलो कितना है? 375। अगेन 25 आ रहा है इसमें भी। 375 का मतलब क्या हुआ? 350 तो 50 से डिवाइड हो गया प्लस 25, तो ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये रही हमारी पोजीशन। ब्लू जो है वो सेम में रहेगा, वो तो सब में ही है, सारे ऑप्शन में ही ब्लू सेम में। अगर आप ऑप्शन देखोगे A B C D सब में ही ब्लू सेम में ही है। ये ब्लू का पोजीशन था, ब्लू सब में ही सेम में। लेकिन रेड और येलो अपोजिट होने चाहिए, तो रेड और येलो जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट है सी में। कैन यू सी? ये रेड का पोजीशन है एग्जैक्टली ऑपोजिट, और ये रहा येलो का पोजीशन एग्जैक्टली ऑपोजिट। सो सी आई थिंक शुड बी द आंसर फॉर दिस वन। ओके, विच ऑप्शन रिजेंबल्स एन एंग्री पर्सन व्हेन फ्लिप्ड वर्टिकली? फ्लिप्ड वर्टिकली मतलब हमें उस तरफ से देखना है इसको, नीचे से, है ना। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है हेड बन जाएगा, फोरहेड बन जाएगा, और इतना पोर्शन जो है कहीं माउथ बनेगा व्हेन वी आर लुकिंग एट फ्लिप्ड। तो अगर हम ऐसा देखेंगे तो एंग्री बनाना है, मतलब ये वाला जो कर्व बन रहा है, तो ये तो हमेशा ऊपर से देखने में हैप्पी लगेगा, आप देख रहे हो ये हैप्पी लगेगा, मगर ये वाला जो कर्व है, ये कर्व जो है ये एंग्री लगेगा। तो मेरे हिसाब से सी शुड बी द आंसर, क्योंकि बाकी सब में ये ऐसे बन रहा है, सिर्फ इसमें ही ऐसा बन रहा है कर्व। सो सी शुड बी द आंसर। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बट आई थिंक दिस क्वेश्चन मेरे हिसाब से इफ यू कैन सॉल्व इट क्विकली देन इट इज फाइन, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बट मेरे हिसाब से सम क्वेश्चंस इन दी एंट्रेंस एग्जाम, इफ यू आर एग्जैक्टली इफ आई विल से कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, कि सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से मैं उनको बोलता हूँ स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ताकि वो आपके स्पीड को और स्ट्रीक को ब्रेक करे, और आप थोड़ा सा घबराओ कि थोड़ा क्वेश्चन टफ डिफिकल्ट है और ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, और थोड़ा सा आपका टाइम निकले। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, और जल्दी आप स्किप कर पाओ क्वेश्चन को। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि 11 आइडेंटिकल सर्कल्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म दिस, जो भी पॉलीगन आपको दिख रहा होगा, एक 11 साइडेड पॉलीगन बना है। 11 सर्कल है और 11 साइडेड पॉलीगन। कैन यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो 11 साइडेड पॉलीगन है, और हमसे पूछा गया है कि आप ये ऑप्शन देख के बताओ कि इनमें से कौन कौन से सही है। सो लेट्स रीड दी ऑप्शन। ऑप्शन ए सेज, थोड़ा सा इसको हम वो कर लेते हैं। ऑप्शन ए सेज कि पर्पल एरिया इज इक्वल टू द ग्रीन एरिया। अब ये पर्पल एरिया ग्रीन एरिया के बराबर है कि नहीं, इसको समझने के लिए मेरे पास, हम अगर सॉल्व करने लग गए तो हो गया हमारा क्वेश्चन ये एग्जाम में, मेरे को लगता है। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसको आप क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने इसका क्या किया तरीका कि मैंने देखा कि इसमें कितने सारे ऐसे सर्कल्स हैं जिसमें कि पर्पल जो है ज़्यादा एरिया ले रहा है कंपेयर टू ग्रीन, तो मैंने वो मार्क कर दिए पहले। तो आप ये देख रहे हो, ये 1 2 3 जो मैंने मार्क किया है, इसमें पर्पल ज़्यादा दिख रहा है आपको, पर्पल ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रीन। तो ऐसे 9 सर्कल्स हैं आउट ऑफ 11। इसका मतलब कि पर्पल एरिया तो हमेशा ज़्यादा है ग्रीन से, इक्वल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आंसर ए इज़ इनकरेक्ट पहले तो। अब इन 3 में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, क्योंकि MCQ सेक्शन है कि पर्पल एरिया इज ग्रेटर देन ग्रीन एरिया बाय 1 सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, क्या आंसर होना चाहिए। तो इसको करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ सोचने की कोशिश करी। इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा ये पॉलीगन ही तो है जो बन रहा है इसके अंदर। मैंने सोचा कि एक छोटा पॉलीगन बना के देखते हैं। सो व्हाट इफ आई क्रिएट अ पॉलीगन लाइक दिस, कि 4 सर्कल से मैंने एक स्क्वायर का वो भी तो पॉलीगन ही हो गया है, 4 साइडेड पॉलीगन, इजंट इट। तो मैंने ये बनाया रेगुलर पॉलीगन, एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसका एरिया लेट्स से, जो पूरा एक सर्कल का एरिया वो ए था, तो ये जो अंदर येलो पार्ट है और पर्पल पार्ट, इसका मेरे को एरिया निकालना है कितने ज़्यादा है, यही तो क्वेश्चन पूछा गया। तो येलो पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, कितना होगा। एक येलो पार्ट का एरिया कितना है, A/4 है कि नहीं, क्योंकि एक का A है। सो दिस एरिया इज A/4, और ऐसे कितने पार्ट हैं, 4, तो टोटल कितना आ गया, A एरिया आ गया किसका, येलो वाले का। अच्छा, अब पर्पल वाले का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो पर्पल वाले का ये कितना एरिया है, 3A/4, करेक्ट। एक का तो इतना ही आया, ये 3 पार्ट, अगर टोटल ये 4 पार्ट में कर दूंगा तो ये 3 पार्ट में पर्पल है, तो 3A/4 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि ऐसे 4 हैं
तो मेरे पास आ गया 3a। तो एरिया ऑफ द पर्पल पार्ट इज 3a, एरिया ऑफ द येलो पार्ट इज a, करेक्ट। तो इन दोनों में से ये तो कितना बड़ा है, पर्पल पार्ट येलो पार्ट से कितना ज़्यादा है, सो 3a माइनस a दैट इज 2a, यानी कि 2 सर्कल का एरिया जो ज़्यादा बड़ा है, 2 सर्कल के एरिया ज़्यादा बड़ा है, ये मैंने 4 वाले से निकाला। अच्छा, व्हाट इफ आई ट्राई टू डू इट विद अ हेक्सागन, अगर हेक्सागन से कर रहा होता मैं, लेट्स से अभी एक सर्कल बना लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ टच करना है, तो मैं सिर्फ अभी जस्ट टू शो यू कि क्या होना चाहिए, आंसर क्या सेम आता है कि नहीं, हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे सर्कल बन रहा है, दिख रहा है, जो कि ब्लू एरिया आ रहा है और वाइट एरिया आ रहा है, मुझे फिर से एरिया निकालना है। तो एक सर्कल का, एक ब्लू पोर्शन का एरिया आप निकाल सकते हो। ऐसे कितने बनेंगे, ये एक में 6 बनेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ब्लू एरिया, एक ब्लू एरिया जो है एक सर्कल के अंदर वो कितना है, 2/6। और ऐसे कितने सर्कल हैं, 1 2 3 6 सर्कल्स हैं, तो इंटू 6। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक सर्कल का एरिया a है तो आ रहा है ये, आप समझ रहे हो ना, वही सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये आया 2a, इज इट फाइन, 2a आया एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन। नाउ व्हाइट पोर्शन का मुझे एरिया निकालना है, तो वो कितना है, एक सर्कल में व्हाइट पोर्शन कितना है, 4a/6। कैसे निकाला मैंने, तो इसको ये टोटल मैंने जब मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ही 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसमें से 4 जो हैं वो व्हाइट है और 2 जो हैं वो ब्लू वाले हैं। तो 4a × 6, एक सर्कल में टोटल 6 सर्कल हैं, तो ये आ गया 4a। तो यानी कि व्हाइट पोर्शन जो है वो 4a था उसका एरिया, और ब्लू पोर्शन का एरिया जो है वो है 2a। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, फिर से 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 2a, यानी कि व्हाइट पोर्शन जो है वो ब्लू पोर्शन का एरिया में 2 सर्कल ज़्यादा बड़ा है। तो हर बार हमारा घूम फिर करके वही चीज़ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, अब यहाँ पर आप कितने भी, वहाँ पर मैंने जब 4 साइड लिए तब आया, 6 साइड लिया तब आया, अब यहाँ पे आपने 11 साइड ले लेंगे तब भी वही आएगा। और इसको बोलते हैं बेसिकली ये, तो ये बेसिकली एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं संगाकू थ्योरम, जो कि जापानीज ज्योमेट्री है और कुछ नहीं है, जापानीज ज्योमेट्री है, उसी में से ये कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक वाज मेंट टू बी आंसर्ड, लेकिन अगर आप उसको आंसर कर सकते हो ज्योमेट्री के थ्रू, जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे को बताओ। मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा पता था, तो इट वॉज ईजियर फॉर मी टू डू इट दिस वे। सो इसका आंसर वुड बी 2 सर्कल्स, अदरवाइज डिफिकल्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन। तो मेरे को एक बात पता चल रहा है इसमें कि मेरे को B जो है थोड़ा टाइगर टाइप का, C जो है लेपर्ड टाइप का, D जो है जैगुआर या लेपर्ड, दोनों इन दोनों में से मिक्स लग रहा है। ये दोनों मेरे को जैगुआर लेपर्ड के मिक्स लग रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन सा है, लेकिन A जो है मुझे डेफिनेटली ज़ीब्रा का लग रहा है। सो आई थिंक A शुड बी द ऑड वन आउट बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द हॉर्स फैमिली and these 3 belongs to the cat family, तो मेरे लिए odd one out would be the horse one. So 26th का A I think should be the answer. Shown on the left is a woven mat using threads of 2 colors. The mat is flipped on the edge Q, यानी कि इस तरह से उसको फ्लिप किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत सही तरीका ये होता है कि पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लो डायरेक्शन, रादर देन कि आप उसमें बैठ करके ढूंढो कि क्या क्या एक क्वेश्चन होगा। मैं अगर आइडेंटिफाई करूँ डायरेक्शन की क्या होगा, तो मेरे लिए बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये इन 3 ट्राइंगल को देखोगे सेंटर में, ये हमेशा इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, आप देख रहे हो ऐसे। अगर मैं इसको फ्लिप कर दूंगा इस तरफ, तो ये सारे इस तरफ पॉइंट करने लग जाएंगे, ऐसा, करेक्ट। और ऐसा सिर्फ ए में देखो एग्जैक्टली सेम हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में, कैन यू सी दिस। अब मैं ऑप्शन नंबर डी को एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा बाकी और उसके लिए कि अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ इस तरफ तो कैसा आएगा, जी हाँ, थोड़ा सा इस तरफ इसका इंक्लिनेशन इस तरफ आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से डी इज द करेक्ट आंसर, और मेरे को टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे करने में। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस से भी आते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होता है उतना ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान भी हो जाता है। लेट्स टेक अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन को देखते ही अगर आप देखोगे तो थोड़ा देर में समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है यहाँ पे, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में आ रहा है कि देयर इज अ फॉर्मूला, और क्या ही हो रहा होगा। एक फॉर्मूला है जिसकी वजह से आपको कोई शेप मिला है, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये फॉर्मूला क्या है, इसको क्या बोलते हैं और ये कैसे बन रहा है, लेकिन मैं कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं बताऊं कि ये क्या है, इस किसी भी फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन उस पर उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, फ्रेम बनाया है, जिसको बोलते हैं फ्लोरल पैटर्न होता है, ये फ्लोरल फॉर्मूला होता है कि कैसे कितने कितने पेटल्स होंगे, कितने सेपल्स होंगे। ऐसा नहीं कि आपको जाके उसको याद करना है। अब मैं ये बोल दूं कि जैसे मैंने कहीं पे देखा था क्वेश्चन, कहीं पे लोग सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि क्वेश्चन थे कि हाइट कितनी होनी चाहिए किचन कैबिनेट की, तो उसमें बोल रहे हैं कि जा करके आप देखो कि रिसर्च कैसे किया जाता है किचन कैबिनेट की। दीज क्वेश्चंस आर जस्ट कॉमन सेंस क्वेश्चन। आपको उतना जाके रिसर्च नहीं करना है कि एक किचन कैबिनेट बनाने के लिए उन्होंने जो रिसर्च किया था जब पहली बार बना था दुनिया में, तो उसमें उसकी हाइट कितनी रखी गई थी, ऐसा नहीं चाह रहे हैं वो आपसे इस क्वेश्चन को करने के लिए।
दे आर जस्ट टेस्टिंग योर कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस के थ्रू इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगेन फ्लोरल पैटर्न होता है, फ्लोरल फॉर्मूला होता है, लेकिन वो हमें फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन अब यहाँ आए हैं तो इसको जान लेते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है। उसी बेस पे इन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया उस बेस को लेते हुए। तो ये के जो होता है इसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनीशियम होता है, एक फ्लावर का जो पार्ट होते हैं, उसी के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया जिसको फ्लोरल फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिसमें सेपल, पेटल्स, एंथर्स और कार्पल्स आते हैं। सेपल्स क्या हो गया, पत्ते जो होते हैं बाहर, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये क्योंकि टॉप व्यू है तो ये ग्रीन कलर के जो पत्ते हैं दैट इज सेपल। पेटल हो गए ये, एंथर्स हो गए ये गोल गोल, और कार्पल्स हो गए अंदर बीच में। जो बायो बैकग्राउंड है वो इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हमें समझना है कि हो क्या रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर के में कोई चीज़ ब्रैकेट में है, देख रहे हो, और फिर प्लस करके चीज़ें लिखी हुई है और फिर एक ये एरो भी बनाया हुआ है ऐसे कनेक्ट करने का, हमें ये चीज़ समझना है कि हो क्या रहा है। तो जब भी ये ब्रैकेट में है ना, वो सारी चीज़ें ना आपस में कनेक्टेड है। देखो मैंने तो यही ऑब्जर्व किया कि ये वाले जो सेपल्स की बात करूँ बाहर ग्रीन वाले, तो देखो ये 4 आपस में कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4। देखो आपस में एक लाइन से कनेक्टेड है ये, करेक्ट, इसीलिए वो ब्रैकेट में है। एक कनेक्टेड नहीं है इसलिए इसको उन्होंने अलग से लिख दिया, सिंपल। मुझे यही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम पेटल्स में जाते हैं तो उसमें 5 पेटल्स हैं इसलिए 5 लिखा हुआ है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। फिर ए एंथर्स में जाते हैं तो 4+1 लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट नहीं है, तो 4+1 कोई आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोई भी अलग अलग ही होंगे, लेकिन 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक जो है वो कनेक्टेड है अंदर कार्पल से, एक कनेक्टेड है कार्पल से। तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो कनेक्टेड है कार्पल से एक, करेक्ट। और जो कार्पल है वो कितने साइड, उसके साइड्स कितने होंगे, 5, वो भी हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 है। सो दिस इज द पैटर्न आई वाज एबल टू आइडेंटिफाई। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर आपको कोई और पैटर्न लगता है तो आप मेरे को बता सकते हो। नाउ वी हैव टू टेक अ लुक एट दिस वन कि के 3 ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट में +1, तो 3 ब्रैकेट में यानी कि 3 कनेक्टेड हैं और 2 आपस में कनेक्टेड है और एक अकेला है। तो हमें ये देखना है, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, 3 कनेक्टेड है, हाँ 3 कनेक्टेड है, फिर 2 कनेक्टेड है और फिर 1, तो आ गया 3 2 1, तो ए वाले में ठीक है। फिर बी वाले में आ रहा है क्या 3 2 1, ये 1 है, ये 2 है और ये भी 2 सेपल्स कनेक्टेड है और ये 1, तो बी तो गलत हो गया। अब सी में देखते हैं, C 2 3 और 1 ये आ रहा है, और डी में भी 3 1 और 2 आ रहा है। तो यानी कि हमारे पास ए बी तो गलत हो गया, ए सी डी में से एक आंसर होना चाहिए, हमने एक एलिमिनेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है C 5+1 यानी कि 5 जो हमारे पेटल्स हैं वो कनेक्टेड हैं और एक अकेला है। तो ए वाले में अगर हम देखें तो ये 2 पेटल कनेक्टेड हैं और इधर नीचे ये 3 पेटल कनेक्टेड है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पेटल्स में हमारे पास सिर्फ 5+1 लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना। तो ये 5 पेटल्स एक साथ कनेक्ट होने चाहिए थे, तो ए भी गलत हो गया, ए बी हमारा इनकरेक्ट हो गया अभी तक। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सी वाले में। तो सी वाले में ये 5 पेटल कनेक्टेड हैं, मुझे दिख रहे हैं, ये लाइन जो दिख रही है ऊपर, सो दीज आर कनेक्टेड, तो ये सी हो सकता है आंसर। और डी में भी ये 5 पेटल कनेक्टेड हैं, तो ये भी हो सकता है आंसर, यानी कि सी और डी अब हम बचा, हमारे ने 2 एलिमिनेट कर दिए ऑप्शन। अब हम चलते हैं कि सी में जो एक पेटल है, आप देख रहे हो एक पेटल जो है वो एक एंथर से कनेक्टेड है, एक पेटल एक एंथर से कनेक्टेड है, वो कौन सा जो अकेला था, जो ग्रुप में नहीं है, जो कनेक्टेड नहीं है वो। अब आप देखो डी में जो कनेक्टेड नहीं है पेटल वो ये वाला है ना, और सी में जो कनेक्टेड नहीं है पेटल वो ये वाला। आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली। तो जो कनेक्टेड नहीं था सी में वो एंथर से कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन डी में क्या हो रहा है, जो पेटल कनेक्टेड था उसको कनेक्ट कर दिया एंथर से। इसका मतलब कि डी इज इनकरेक्ट एंड सी शुड बी द आंसर। तो ऐसा कोई भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन मुश्किल है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, इटरेशंस चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जितने ज़्यादा इटरेशंस होंगे, अभी हमारे पास टाइम है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए जितना भी हमें टाइम लगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि आंसर हमारा हर बार करेक्ट आ जाए। इवन इफ द आंसर इज रॉन्ग, डोंट गो फॉर द डायरेक्टली लुकिंग एट द आंसर्स कि क्या आंसर सही है कि नहीं। लुक फॉर द लॉजिक, जो कि आपका काम कर रहा है वो आपको लग रहा है कि सही है कि नहीं। यू कैन इवन कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स कि उनका लॉजिक क्या है और उनसे भी आप सीख सकते हो। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we'll look at some more questions.